पहले लास्ट क्लास का कॉमन डाउट बता दें, बच्चों ने कुछ कॉमन डाउट पूछा है, ठीक है। हालांकि ये बेसिक बातें हैं और मैंने कहा था कि ये बातें मैं फोटोसिंथेसिस में भी बताऊंगा, लेकिन फिर से अगर बता देता हूँ। बच्चे कह रहे हैं सर वो नोट्स में लिखा है कि 3 प्रोटॉन जाएगा थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ल्यूमेन से स्ट्रोमा में, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो यार क्या है कि ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर भी इतना समझा देते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल थी, याद आया। और वहां पे इनर मेम्ब्रेन में ही क्या लगा था, F0 F1 पार्टिकल ऐसे करके, याद आया। तो वहां पे प्रोटॉन रिजर्वायर कौन हुआ करता था, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और वहां पे प्रोटॉन आता था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से अंदर मैट्रिक्स में। तो वहां 2 प्रोटॉन सफिशिएंट था एक एटीपी बनाने के लिए। अगर 2 प्रोटॉन का मूवमेंट हो जाए तो एक एटीपी बन जाता था, वो था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। और अभी जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हम तुमको कि ये ल्यूमेन है, ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। हमने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई सारे थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन होते हैं। ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में लगा हुआ F0 F1 पार्टिकल। और ये ल्यूमेन जो है वही है यहाँ प्रोटॉन रिजर्वायर। ये ल्यूमेन ही है प्रोटॉन रिजर्वायर। यहाँ प्रोटॉन रिजर्वायर कोई और है, वहां था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ प्रोटॉन रिजर्वायर है ल्यूमेन, प्रोटॉन रिजर्वायर, ठीक है। और जब 3 प्रोटॉन मूव करेगा कहां से, इस ल्यूमेन से एस्ट्रोमा में। आपको पता है ल्यूमेन का बाहर क्या है, एस्ट्रोमा ही एस्ट्रोमा है। ऐसा नहीं कि दूसरे इसमें क्रॉस करा देना है दूसरे ल्यूमेन में, नहीं, एस्ट्रोमा में जिधर से जगह मिल जाए उसको, जिधर से जगह मिल जाए एस्ट्रोमा में निकलने के लिए। तो जब प्रोटॉन मूव करेगा 3 प्रोटॉन, कहां से कहा, ल्यूमेन से एस्ट्रोमा में, तो एक एटीपी बन जाएगा इसके हेड पर। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ने से एक एटीपी यहां बन जाएगा और ये एटीपी बनके तैयार। ये है आपका 3 प्रोटॉन वाला चक्कर। पुराने बच्चे मतलब नए बच्चे जो है घबराइए मत, ये लास्ट क्लास का डाउट बता रहे बच्चों का, ठीक है। आप लोग को बैकअप देंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये वाला बात सभी को क्लियर हो गया, बोलो जो कल क्लास किया था। ये 3 प्रोटॉन वाला डाउट जो पूछ रहा था सबको क्लियर हो गया। चलो एक डाउट बच्चे पूछ रहे हैं सर वो नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स में लिखा है सिक्रेटरी और नॉन सिक्रेटरी। आ जाओ वो भी ले लेते हैं। सिक्रेटरी प्रोटीन और नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन। हाँ, तो हम बोल रहे थे क्या कि ये वर्ड नोट्स में लिखा हुआ सेक्रेटरी प्रोटीन और नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन, ठीक है। कोई बड़ा बात नहीं यार। सेक्रेटरी मतलब क्या, कि जो सेल से बाहर सिक्रेट हो, मतलब कि सेल से बाहर जाए ऐसा बैग में पैक करके। और नॉन सेक्रेटरी का मतलब क्या, जो सेल ही के अंदर रह जाए। तो याद कीजिए मैंने आपको राइबोसोम कल कितने प्रकार का बताया था। बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल है। ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। नए बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, हाँ पढ़े नहीं है कल इसलिए आपका ये बच्चों का डाउट बता रहे हैं, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक आज। तो ये आपका क्या हो गया, ये यूकैरियोटिक सेल है। और उस पे ये क्या है, राइबोसोम है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी होता है। और मैंने आपको कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उससे भी एसोसिएटेड होता है राइबोसोम, याद आया। और ये जो राइबोसोम था याद करो, मैंने इसको क्या बोला था, बाउंड राइबोसोम, याद आया, बाउंड राइबोसोम। अरे क्लियर। और एक और राइबोसोम था, याद कीजिए आप, जो साइटोप्लाज्म में यूं बिखरा पड़ा था, याद है। इसको आप बोल रहे थे फ्री राइबोसोम, कुछ याद है, फ्री राइबोसोम। क्या आपने कल फ्री राइबोसोम और बाउंड राइबोसोम को मिलाकर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम बोला था, क्योंकि साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, याद है। और मैंने कहा था कि ये 80s होता है साइज में, याद आया। तो ये 80s राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं, उसमें फिर अलग अलग टाइप का काम होगा यहाँ पे। अच्छा ये एक एक जो ये था, कौन था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये देखिए। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये देखिए। ये क्या आपका, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और मान लीजिए कि ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो वो तो खुद अपने लिए बनाए और अपने ही जगह यूज हो जाएंगे, उसमें कोई लफड़ा है ही नहीं। लफड़ा यहाँ है कि ये वर्ड क्यों यूज किए, सेक्रेटरी और नॉन सेक्रेटरी। एक बात बताइए, ये जो बाउंड राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, मैंने कल बोला था ना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, जो आज हम पढ़ेंगे, आज वही पढ़ेंगे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में चला जाएगा, मतलब ये जो बनाएगा प्रोटीन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी को दे देगा, और गोल्जी बॉडी फिर वो आगे उसको बैग में बना के, अब बैग में बना के पैक करने के बाद एज पर डिमांड सेल के बाहर भी जा सकता है, सेल के अंदर भी यूज हो सकता है, लेकिन सेल के बाहर जाएगा ना, इसीलिए सेक्रेटरी भी बोले।
सेल के बाहर जा सकता है वो बैग, बैग में पैक किया हुआ प्रोटीन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, तो इसीलिए बोले इसको सेक्रेटरी प्रोटीन। बात आता है नॉन सेक्रेटरी। तो ये जो फ्री राइबोसोम है, बताओ जी अभिषेक, बहुत टाइम पास करता है, बताओ फ्री राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा उसको कौन कौन यूज करेगा, कहाँ जाएगा, इसका बनाया हुआ प्रोटीन कहाँ जाएगा बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, और सर जो साइटोप्लाज्मिक में जो सब मॉलिक्यूल रहता है उस वो सब यूज करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पर ऑक्सीसोम, न्यूक्लियस इवेन, जहां न्यूक्लियोलस को प्रोटीन की जरूरत है, ये सारे सेल ऑर्गेनेली यूज कर लेंगे। तो बताओ क्या फ्री राइबोसोम से बनने वाला प्रोटीन कभी भी सेल से बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सेल से बाहर सिक्रीट होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए उससे बनने वाले प्रोटीन को बोले नॉन सेक्रेटरी। कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं था, ये टर्म लास्ट क्लास में छूट गया था जब बच्चे परेशान हो रहे थे, बता दिया। अब सभी को क्लियर है? हाथ खड़ा करो। अब सभी को क्लियर है बात? बस कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए साहब, अब हम लेते हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज भी कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, अब आपको यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है? क्या नाम है? नाम भी भूल गए। रोशन, रोशन। अब यहाँ से जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपको समझ में आएगा, ठीक है? और इससे पहले का बैकअप आपको हम कैसे देंगे वो हम आपसे क्लास के बाद बात करेंगे, ठीक है? चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है बच्चों? मैं बताऊं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। देखिए बच्चे, मैं एक सेल का डायग्राम बनाता हूँ, साइड में, साइड में एक सेल का डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, अरे अरे अरे, यूकैरियोटिक सेल है ये, यूकैरियोटिक सेल है, राइट? और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, आपको पता है यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये कि न्यूक्लियस होगा उसमें। और ये क्या है? उसका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। मैं कहता हूं बच्चे आप गौर करो, आप गौर फरमाओ, यहाँ पर जो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो जाती है इस तरीके से। ये देखिए, देख रहे हैं? देख रहे हो? ऐसे हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही। मैं बार बार डायग्राम अब तक इधर बनाता था, ये देखो, देखो इधर देखो, देख रहे हो? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना बच्चे, ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस है, मतलब ये मेम्ब्रेन का बना हुआ है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बच्चे। अब मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले 3 वर्ड बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और ये तीनों वर्ड आज की पूरे लेक्चर में अहम भूमिका रोल प्ले, मतलब कि इसका रोल होगा, अहम रोल होगा। क्या क्या? वो 3 टर्म पहले समझ लीजिए, तब हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एक टर्म है सिस्टर्नी, राइट? एक टर्म है टिब्यूल, और एक टर्म है वेसाइकल्स, राइट? समझिएगा, मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम में अंतर पहचानिएगा। वो बच्चा में आता था ना, दूर चित्र दे के बोलते थे 10 अंतर चुनिए, और आप बैठ के चुनते रहते थे दिन भर, पेपर में आता था जो। तो वैसे ही अंतर पहचानिएगा, हम यहाँ बना रहे हैं सिस्टर्नी और ट्रिब्यूट, गौर से। एक स्ट्रक्चर ये हुआ, ठीक है? अब एक स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूं मैं, एक स्ट्रक्चर ये हुआ और एक स्ट्रक्चर ये रहा। चले पहले बताइए, ये सिस्टर्नी है, ये क्या है? सिस्टर्नी है। और ये क्या है? टिब्यूल है। और ये क्या है? वेसाइकल्स। पहले बताइए सिस्टर्नी और टिब्यूल में कितने लोगों को अंतर समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। सिस्टर्नी और टिब्यूल में कितने लोगों को अंतर समझ में आ गया कि क्या अंतर है? अभिषेक बोलो, क्या अंतर समझ में आया? सर रेगुलर एंड इनरेगुलर। अच्छा चलो, एक समझ में आया, रेगुलर और इरेगुलर, यानी कि यहाँ पे इरेगुलर। चलो एक अंतर समझ में आया। शिवानंद बोलो, क्या अंतर समझ में आया? आया तो यही सर, लेकिन और एक हमको लगता है कि सर इसके बीच में जो है ना वो सर, मतलब
प्रॉपर लाइन टाइप का बना हुआ है, अगर उसको बोल सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसको मतलब बोल सकते हो तुम क्रिस्टल ट्यूबुलर, है ना, इसको बोल सकते हो ट्यूबुलर। अच्छा ठीक है। अच्छा, और क्या अंतर समझ में आया? चलो अब बोलो, अतीक बोल। अच्छा अतीक आया ही नहीं आज, तुम बोलो ईरान, क्या अंतर समझ में आया? अच्छा, ये कनेक्टेड है और ये ऐसे फ्लैट है। अब मैं बताता हूँ अंतर। देखो अब आपका दिमाग खुल रहा होगा। मैं बताता हूँ इन एक्चुअल ये क्या है सिस्टर्नी और ये क्या है ट्यूब्यूल। आप गौर करो, इसमें लंबे लंबे आपको ट्यूब दिख रहे होंगे, लेकिन हाँ आपको पता, आप 3D में समझने की कोशिश करो। इसका ये एक एक ट्यूब आपस में भले कनेक्टेड है, इसका एक ट्यूब निकाल के देखो, वो आपको ऐसा दिखेगा। 3D में देखने की कोशिश करोगे, डिस्क लाइक ऐसा दिखेगा। डिस्क लाइक मतलब ट्यूब होता है ना, ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब मेरा ये पेन है, इसको क्या करो आप चपटा कर दो ऐसे, लेकिन पूरा चपटा मत करना, अंदर में खोखला रहने देना। तो इस ट्यूब को क्या करो, फ्लैट कर दो ऐसे, फ्लैट। और फिर ऐसे कई सारे फ्लैट ट्यूब को जोड़ दो आपस में, तो जाके सिस्टर्नी। अब देखिए इस सिस्टर्नी में एक एक यूनिट, ये एक एक यूनिट है, ये 1 2 3 4, ये 4 सिस्टर्नी यहाँ पे आपस में अरेंज हो गए। ऐसा ही होता है सिस्टर्नी आपस में कनेक्टेड। तो इसका मतलब आप सिस्टर्नी के बारे में क्या बोलेंगे पता है? इसके बारे, अच्छा क्या इसमें एक यूनिट ये रहा सिस्टर्नी का, क्या इसमें कोई ब्रांचिंग दिख रहा है किसी को? जिसको ब्रांच दिख रहा है हाथ खड़ा करो। ये एक सिस्टर्नी का ये एक यूनिट है, 2 3 4, हर यूनिट में क्या किसी को ब्रांच दिख रहा है क्या? हाथ खड़ा करो, किसको दिख रहा है ब्रांच? नहीं है। तो आप क्या बोलोगे सिस्टर्नी के बारे में? क्या बोलोगे? सिस्टर्नी इज अनब्रांच्ड, ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड, लॉन्ग, काफी लॉन्ग होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर, ट्यूब है बट फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड मतलब फ्लैटेंड ट्यूब है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। समझ में आया सिस्टर्नी क्या है? और ये मेम्ब्रेन का बना हुआ है। मैं बता दूं बच्चों, ये तीनों ही स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के बने होते हैं। ये तीनों ही मेडअप ऑफ मेम्ब्रेन, मेडअप ऑफ मेम्ब्रेन। ये तीनों ही स्ट्रक्चर वही सेल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जैसा इसका अरेंजमेंट होता है, बस मेम्ब्रेन से ये ट्यूब बनाया जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। बहुत लंबे लंबे ट्यूब होते हैं। अब बहुत लंबे का मतलब आपके जितना लंबा तो नहीं होगा ना यार, सेल के अंदर का बात चल रहा है। सेल के साइज की तुलना में बहुत लंबे लंबे ट्यूब होते हैं, और वो लंबे लंबे ट्यूब आपस में कनेक्टेड होके एक एक यूनिट आपस में अरेंज हो गया पैरेलली। कैसे? पैरेलली, पैरेलली है ना, ये एक के सामने एक। परपेंडिकुलर होगा कि पैरेलल? पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर कैसे होगा? ऐसे। परपेंडिकुलर तो ऐसे होता है ना, ऐसे होता तो परपेंडिकुलर होता। लेकिन ये अरेंजमेंट कैसा है? पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ मेनी यूनिट्स ऑफ सिस्टर्नी। और ये क्या है? अनब्रांच्ड लॉन्ग ट्यूबुलर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। ये बात फ्लैटेंड नोट्स में नहीं लिखा हुआ, लड़की भूल गई लिखना, लेकिन ये डिस्क मतलब फ्लैट हो जाता है ऐसे, ट्यूब फ्लैट हो जाता है। ये ना, ये फ्लैट हो जाता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्लियर? अब आते हैं ट्यूब्यूल पे कि ट्यूब्यूल क्या है। देखो बच्चे यहाँ पे क्या है ना, एक ही ट्यूब, ये मान लो ये था, ऐसा था मान लो, ठीक है, फ्लैट फ्लैट तो हुआ, ट्यूब फ्लैट तो हुआ, नो डाउट, इस टाइप का हुआ, लेकिन उसे काफी सारे ब्रांच निकल जाते हैं। अब देखो एक ब्रांच, फिर वहां से निकल 2 3, ऐसे कई सारे ब्रांच निकल गए, कई सारे ब्रांच। तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे ब्रांच, ब्रांच फ्लैटेंड डिस्क लाइक। पूरा डिस्क लाइक हो गया ना, अब ये ट्यूबुल दिखता ही नहीं है ना, अब ये ट्यूबुल जैसा दिखेगा ही नहीं। एम डिस्क ऐसे ऐसे फ्लैट, मतलब सरफेस उसके दोनों डिस्क लाइक हो जाएंगे, लेकिन ब्रांचिंग होगा काफी, उसमें ब्रांचिंग होगा। तो आप क्या बोलोगे? ब्रांच फ्लैटेंड डिस्क, या फिर ट्यूबुलर भी बोल सकते हो, लेकिन ब्रांच बोलना जरूरी है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के बने हुए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से इस टाइप से बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं किस पे? ये जो वेसाइकल्स है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सर, ये क्या स्फेरिकल है और ये क्या ओवल है। बस स्फेरिकल, स्फेरिकल और ओवल शेप्ड, ओवल शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ओवल शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेसाइकल्स। ये वेसाइकल्स है। तो अब देखो नोट्स में ये भी नहीं लिखा हुआ है, ये भी ऐड कर लेना, स्फेरिकल लिखना भूल गई हो, स्फेरिकल ऐड करना ना, यहाँ पे फ्लैटेंड ऐड कर लेना। ठीक है, बाकी सब ऐड किया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों है, और ये बात भी लिख लेना कि तीनों मेम्ब्रेन के बने होते हैं, तीनों ही मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से बने होते हैं।
तो सिस्टर्नी क्या होता है, ट्यूब्यूल क्या होता है और वेसिकल क्या होता है? क्या डायग्राम देख के पहचान जाएंगे सभी लोग? हाथ खड़ा कीजिए। क्या सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल को डायग्राम देख के पहचान जाएंगे? रोशन कुमार, आप कैमरा ऑन नहीं किए हैं क्या? आपका फोटो विजिबल नहीं है। यस सर, नहीं टाइम डाउन किया है। अच्छा, कर दीजिए। आपत्तिजनक स्थिति में तो नहीं है ना? पढ़ाई करने की मुद्रा में है तो कैमरा ऑन कर दीजिए। या फिर खेत से अगर लाइव हो गए हैं तब तो कोई बात नहीं है, मक्का भी उगा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना है? नहीं सर। हाँ, तो कैमरा ऑन मैं- कीजिए ना, कैमरा ऑन कीजिए, आपका भोला भोला सूरज देखेंगे। कैमरा ऑन कीजिए। अभी साउंड ऑफ कर लिया कैमरा ऑन करने तो साउंड भी ऑफ कर लिया। आप सुन पा रहे हैं रोशन कुमार? अब साउंड भी ऑफ कर लिया, उसको कैमरा ऑन करने बोले तो ठीक है, उसे क्लास के बाद बात यस करते हैं। सर, सुन रहे हैं। हाँ, तो कैमरा ऑन कीजिए ना, कैमरा ऑन कीजिए। सभी लड़के का देख रहे हैं कैमरा ऑन है, लड़कियों का कैमरा ऑन नहीं करवाते हैं, बाद में मुझे रिस्क लेना पड़ जाएगा, इसलिए सेफ होके चले। लड़कों में कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। आपका फोटो कोई वायरल कर भी देगा तो आप हीरो बन जाइएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं आप? ठीक है, लड़कियों में मैं रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, आपका Yes, फोटो sir. वायरल हो भी जाएगा तो मुझे खुशी होगी कि आप हीरो बन जाइएगा। चलिए, तो जो मैं बता रहा था, ये तीनों स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल। क्या ये क्लियर है रोशन जी? आपको ये क्लियर है? ये क्या होता है सिस्टर्नी, ये क्या होता है ट्यूब्यूल? कुछ Yes, नहीं है sir. यार, ये तीनों मेम्ब्रेन के बने हुए डिफरेंट डिफरेंट शेप के स्ट्रक्चर हैं। सिमिलरिटी क्या है कि तीनों मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, अंतर क्या है? स्ट्रक्चर अलग अलग है, शेप अलग अलग है, शेप साइज दोनों अलग अलग है। ठीक है, चलिए, मतलब माइक ऑफ कर लीजिए, आप माइक ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑन रहने दीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये सारा स्टार पॉइंट नोट्स में ऐड कर लेना है, नोट्स में नहीं दिया हुआ है, ये सारा स्टार पॉइंट नोट्स में ऐड कर लेना है। अब आपको हम बताते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडो, सर हाँ सर बोलिए। सर कौन सा रेटिकुलम सर ज्यादा मतलब पाया जाएगा, मतलब दोनों शेप में? आज तुम नशा करके आए हो क्या? कौन सा नशा की हो? सस्ता वाला? लग तो ऐसा ही रहा। आए अभिषेक, सर शेप पूछे सर, कौन सा शेप ज्यादा पाया जाएगा ये पूछ रहे हैं। पढ़ाई वक्त खत्म नहीं हुआ, सारा बात खत्म हो जाएगा अभी। तुम्हारा सारे डाउट का जो जवाब है पढ़ाने के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी पढ़ाई वक्त खत्म नहीं हुआ, सुनिए ध्यान से। अब हम ये तो बेसिक स्ट्रक्चर बताए ना, अभी ऐसे स्ट्रक्चर में कई सारे ऑर्गेनेली मिलेंगे, गोल्गी बॉडी में मिलेंगे, उसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई मिलेगा, एससीआर के फॉर्म में कोई मिलेगा, आरईआर के फॉर्म में, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेगा। अभी हम देखिए ना, आप बीच में क्या बोल रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? मैं बोलूं कि ये नेटवर्क होता है। अ नेटवर्क मतलब कि कनेक्शंस, किस चीज का? अ नेटवर्क ऑफ टीनी, टीनी मतलब समझते हैं, एकदम छोटे छोटे से, a network of teeny tubular structure। अब आप बोलोगे सर अभी आप बता रहे थे कि सिस्टर्नी जो होता है वेरी लॉन्ग होता है, मैं कह रहा हूं सिस्टर्नी का जो आपको ये लेंथ दिख रहा है ट्यूब्यूल के तुलना में लॉन्ग लॉन्ग होगा, जो ट्यूब्यूल के ब्रांच है, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि a network of teeny tubular structure, a network of teeny tubular structure made up of protein, sorry made up of membrane, मेडअप ऑफ मेम्ब्रेन। अब आप जानते हैं मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज होता है, तो मेम्ब्रेन से बना हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तीनों ही हो सकते हैं, अभी बता, दोनों ही हो सकते हैं, सिस्टर्नी और वो जो था ट्यूब्यूल, तो वो मैं अभी आपको डायग्राम में भी दिखा दूंगा। तो कोई पूछे क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं है, ये नेटवर्क है छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का। और मैं बता दूं बच्चों, ये स्प्रेडेड होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए, अब आपको दिख भी रहा होगा कहाँ सिस्टर्नी कहाँ ट्यूब्यूल, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। क्या ये पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हैं? यस, स्प्रेडेड, स्प्रेडेड इन होल साइटोप्लाज्म, इन होल साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं ये। ठीक है, अब बात आती है
कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन बनाता है, या फिर ये किसी को भी बनाता है क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, कई लोग बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना है, और कई लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है। दोनों ही बातें सही है। अब मैं बताता हूं कैसे। जब एक सेल, सुनिएगा ध्यान से, जब एक सेल डेवलप कर गया, सब कुछ बन गया, उसके पास सेल डिवीजन के बाद, तो वो अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड कर करके मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा होता है। लेकिन जब सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जिस दौरान वो टीलोफेज के दौरान हो रही होती है, सेल डिवाइड करके नया सेल बना रही होती है, तो उस दौरान जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट्स थे, वो आके अपना मटेरियल दे दे के उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, जो बार बार आपको दिख रही है। और फिर अंदर ही अंदर एक वो शेप आ जाता है, जो आपको मैंने बताया था कि अंदर ही अंदर लेमिना होता है, यहाँ पे होता है ना न्यूक्लियर लेमिना। तो न्यूक्लियर लेमिना से एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर एंडोन्यूक्लियोथिका बन जाती है, और बाहर बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स आके उसके बाहर एक और लेयर को कंटिन्यूअस कर देते हैं। तो ये बात भी सही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, और जब ये पूरा बन गया तो सेल और भी ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने की कोशिश करती है। तो और भी ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने की कोशिश वो किस टाइम करेगी? याद कीजिए, जब वो जाएगी प्रोफेज में। तो उस दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा होगा। दोनों ही बातें सही है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बनता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग दोनों दोनों बातें होती है, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, दोनों मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाती है, आप इसके बारे में बोलेंगे फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कौन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सोन्यूक्लियोथिका। एक्सोन्यूक्लियोथिका जो होती है वो बनाती है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। जल्दी से 1 2 3 क्लिक। अब आपको हम एक डायग्राम बनाकर, हाँ आप सभी अभी अनम्यूट का डायलॉग भेज रहे थे, हम कुछ नहीं भेज रहे थे, अपने आप हो रहा होगा जो हो रहा होगा, तो 4-5 बार डायलॉग आ गया था, इसीलिए अपने आप हो रहा कल होगा। मेरे पे आ रहा था सर, कल मेरे पे आ रहा था। हम कहाँ कुछ भेजे हैं भाई? हम कुछ नहीं भेजे हैं। सर वही आता है, होस्ट वांट्स टू म्यूट, मतलब बोलता है आपके ठीक है, द्वारा बंद करो, हमको बंद करो, अनम्यूट हमको किया जा पढ़ाना है। रहा है। ठीक है, बंद करो, नहीं भेजे, हमको पढ़ाना है। ठीक है, आगे आगे हम आपसे बात करेंगे। सेल के अंदर आपको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक यूकैरियोटिक सेल बनाया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपके सामने यूकैरियोटिक सेल बना दिया, और आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल है तो अंदर में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है न्यूक्लियस। ये देखिए आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं लेवलिंग भी कर देता हूँ, देखिए ये आपका क्या है भैया? सेल मेम्ब्रेन है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, और ये आपका एक्सोन्यूक्लियोथिका है, और ये आपका एंडोन्यूक्लियोथिका है। मैं लेवल कर देता हूँ। ये आपका क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सीएम सेल मेम्ब्रेन, और ये है आपका एक्सो या फिर एक्सोन्यूक्लियोथिका, ENT समझ गए होंगे। EXENT मतलब एक्सोन्यूक्लियोथिका। और ये क्या है? अच्छा, ई हो जाएगा दोनों जगह, है ना? रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ पूरा, शॉर्ट में नहीं चलेगा। एक्सो न्यूक्लियोथिका मतलब न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग। और ये क्या INM। है? ये क्या है? एंडो न्यूक्लियोथिका। क्या बोलना चाह रहे हो हर्ष? नो सर, तभी नहीं बोला था, INM और ONM यूज कर। ठीक है, बंद करो। एक्सोन्यूक्लियोथिका और एंडोन्यूक्लियोथिका है। अब देखिए ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म। आपको पता है ये पूरा क्या साइटोप्लाज्म है, राइट? ये पूरा क्या साइटोप्लाज्म है? अब मैंने क्या बोला आपको कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर वाली है ना, ये पूरा का पूरा मॉडिफाई हो जाती है। और अब आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा मैं किस किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, ये देखिए मैं किस टाइप का बनाने जा रहा हूँ।
सभी लोग देख पाए? और ये इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे 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 रहेगा। अब मैं बता दूं, ये आप पोर्शन ये वाला देखिए, कौन वाला, ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन देखिए इधर, ठीक है, और ये पूरा पोर्शन देखिए इधर। कितनों को समझ में आ गया कि दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, भले आपस में इंटरकनेक्टेड हो? कितनों को समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए बताइए अभिषेक, ये ऊपर वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। और नीचे वाला कौन सा स्ट्रक्चर है ये बताएगा रोशन। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो बताइए, अभी बताइए, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये क्या है रोशन? क्या माइक बंद करके सो गए हैं? ठीक है, सोइए, गुड नाइट। चलिए ये बताइए शिवानंद, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला ट्यूबुलर सर। क्या है? ये ट्यूब्यूल। क्या है ये? ट्यूब्यूल। अब मैं बताऊं बच्चों, जो ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, लॉन्ग लॉन्ग ऐसे 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 ऐसे, ये सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी आपका RER बना रहा है। क्या बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो आप ट्यूब्यूल देख रहे हैं, ये बना रहा है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं बताऊं बच्चों, होता क्या है, ये जो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर 80S राइबोसोम लगा होता है, बताया था। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वहां से ओरिजिनेट हुई है ना, उस पे भी लगा होता है 80S राइबोसोम। क्या लगा होता है? जगह जगह पर 80S राइबोसोम लगा होता है। और उस 80S राइबोसोम की वजह से उस पूरे सरफेस को अगर आप देखिएगा तो आपको वो रफ दिखेगा, रफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द 80S राइबोसोम। ये क्या है? 80S राइबोसोम। तो 80S राइबोसोम जो सिस्टर्नी पर मौजूद होते हैं, उसकी वजह से वो रफ हो जाता है। इसीलिए इस सिस्टर्नी वाले पूरे पार्ट को हमने बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब सेल के अंदर। देखिए यहाँ पे नाम लिखा है ना, एंडो, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर। यहाँ पे प्लाज्मिक का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म। प्लाज्मिक का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है नेटवर्क। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये वाला नेटवर्क है, जिसमें आपको लंबे लंबे से ट्यूब दिख रहे होंगे और वो अनब्रांच्ड होंगे, तो वो सिस्टर्नी है। उसके ऊपर क्या है? 80S राइबोसोम। इसीलिए इसको हम लोग ग्रेन्यूलर, दाने दाने जैसे अपीयरेंस दिखेंगे ऊपर में, ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। लेकिन क्या आप इस ट्यूबुलर वाले पार्ट पे, जो ट्यूब्यूल है, जो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का बना हुआ, वो भी उसी से बना है, क्या इस ट्यूबुल वाले पार्ट पर आप देख पा रहे हैं कोई भी किसी भी प्रकार का राइबोसोम? नहीं है। इसका मतलब अगर आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा तो इसका पूरा सरफेस आपको स्मूथ दिखेगा, एकदम चिकना दिखेगा, कोई 80S राइबोसोम उसके सरफेस पर नहीं है। इसीलिए इसको हमने बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको हम लोग एक ग्रेन्यूलर, नहीं है दाना, क्योंकि यहाँ दाना क्या है? ये 80S राइबोसोम है दाना। तो इसके ऊपर माथे पर एक ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसको बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर माथे पे 80S राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हुआ। अभी हम अगले मीटिंग में बात करेंगे आपसे कि इसका फंक्शन क्या है, RER क्या करेगा, SER क्या करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं जो नोट्स में नहीं है, ऐड कर लीजिएगा। ये दोनों ही लाइन सही है कि ER फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोन्यूक्लियोथिका। एक्सोन्यूक्लियोथिका मतलब मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन। और ये भी लाइन सही है कि ER फॉर्म्स, अरे वो तो गया, ये मतलब ER फॉर्म्स एक्सोन्यूक्लियोथिका। दोनों ही लाइन सही है, हाँ, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेजेस के लिए सही है। ये लाइन कब सही है? ER कब मॉडिफाई कब बनाएगा? ड्यूरिंग प्रोफेज, ड्यूरिंग प्रोफेज। अच्छा, इस टाइम तो ये ER फॉर्म्ड बाय
मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोन्यूक्लियोथिका मतलब ये ड्यूरिंग टीलोफेज सॉरी ड्यूरिंग टीलोफेज, और ये होगा ड्यूरिंग प्रोफेज। दोनों बात सही है। उस टाइम ईआर जो ऑलरेडी है पहले से, ईआर फॉर्म्स एक्सोन्यूक्लियोथिका। एक मिनट रुक जाइए यार, एक मिनट रुक जाइए। ईआर फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोन्यूक्लियोथिका, तो ये काम, और ईआर फॉर्म्स एक्सोन्यूक्लियोथिका, दोनों लाइन तो सेम नहीं है। देखिए यहाँ वाले डायग्राम पे देखते हैं। पहले से अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसमें थोड़ा बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो और बनाएगा, लेकिन प्रोफेज के दौरान तो डिसइंटीग्रेशन, हाँ दोनों बात टीलोफेज के ही दौरान हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए, दोनों ही बात टीलोफेज के दौरान ही हो रहा होगा, क्योंकि प्रोफेज में तो टूट रहा होता है ना, ठीक है, टीलोफेज, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियोथिका नॉट एंडोन्यूक्लियोथिका। एंडोन्यूक्लियोथिका को बनाने के लिए कौन काम आएगा, आपको मैं बता चुका हूं, न्यूक्लियस में कौन काम आएगा, न्यूक्लियर लेमिना काम आएगा, जो वहां पे नेटवर्क बनाता है, वो भी नेटवर्क के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये दोनों लाइन। दूसरी बात, आप यहाँ गौर कर पा रहे हैं कि ये RER जो है उसके ऊपर 80S राइबोसोम है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एक लाइन दे दिया जाए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स, ये सवाल है, सुनिए जल्दी से, 2 मिनट है, एक सवाल कर लीजिए। एक सवाल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स 1 2 RER SER बोथ नन। किनका आंसर 1 है, जल्दी बोलिए। किनका आंसर 1 है, जल्दी बोलिए। किनका आंसर 2 है, जल्दी बोलिए। 2 वाले हाथ खड़ा कीजिए। किनका आंसर 3 है, 3। किनका आंसर 4 है, 4। मैं बता दूं बच्चों, इसका आंसर बहुत है। अरे यार दोनों ही तो बना रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से लो, 1 2 3 क्लिक। ये सारा पॉइंट्स नोट्स में ऐड कर लेना। अब मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं मॉडिफाई, ले लिए, चलिए अब मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं मॉडिफाई। चलिए अब आंसर दे दिए जल्दी से, ये नीट का क्वेश्चन है, आंसर दे दिए। किसका आंसर 1 है, जल्दी बोलिए, 1। किनका आंसर 2 है, 2। किनका आंसर 3 है, किनका आंसर 4 है, आंसर इज 1। रीजन लिख लीजिएगा, हिंट्स। चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और RER दोनों राइबोसोम बियर करते हैं, इस बेसिस पे बोला जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेनली RER को बनाता है, यही इसका रीजन है। एक्चुअल में तो दोनों को बनाता है। अब एक ऑप्शन चूज करना है, तो हिंट क्या लिख देता हूं, बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्या RER बियर्स 80S राइबोसोम। सभी को क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कर दीजिए। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट। ये दूसरा क्वेश्चन था, ये दोनों बात नोट्स में ऐड हो जाना चाहिए, ये नीट का लैंग्वेज है। चलिए इतना सब कुछ क्लियर है। ER के स्ट्रक्चर के बारे में हम आपसे बात कर लिए। अगले मीटिंग में हम बात करते हैं आपसे ER का फंक्शन क्या है, उसमें भी RER और SER का दोनों का अलग अलग फंक्शन देखते हैं, ठीक है। अगले मीटिंग में मिलते हैं हम आपसे और फिर बात करते हैं फंक्शन के बारे में। चलिए।